सभी को ओम नमस्कार। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। 3 बार ओम का उच्चारण कर लेंगे। चलिए, हेलो स्मिता जी, मेरी आवाज़ क्लियर है? हाँ, क्लियर है। ओके, चलिए तो आज हम लोग वात दोष के बारे में बात करेंगे। जैसा हम लोगों ने पिछले क्लास में त्रिदोष के बारे में जाना था, तो सारे दोषों को हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा देखा था, है ना। तो दोष क्या है, एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था कि दोष क्या है। तो दुष्यंती इति दोषः, ऐसा हमारे संहिताओं में लिखा हुआ है आयुर्वेद के। तो उसमें ये बताया गया है दुष्यंती इति दोषा, यानी कि जो स्वयं दूषित होके दूसरों को दूषित करने की क्षमता रखे उसे ही हम दोष कहते हैं। तो दोष वर्ड जो है ना, वो एक तरह से देखा जाए तो निगेटिव वे में हम इसे ना लेकर के एक तरह से अगर पॉजिटिव वे में लें तो इस तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। साथ ही ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है या अस्वस्थ है तो उसकी पहचान दोषों से की जा सकती है। अगर आपके शरीर में जो 3 प्रकार के दोष हैं वो सम अवस्था में यानी कि बैलेंस्ड हैं तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ कहलाएंगे। लेकिन अगर आपके शरीर में जो दोष हैं वो असंतुलित हैं, है ना, किसी की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक हो गई है या कोई कम हो गया है जो दोष, तो उसके चलते हमारे शरीर में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जैसा कि चरक संहिताओं में हमें ये बताया गया है कि जैसे कि अगर मैं बात करूं वात दोष की, तो वात दोष के अकेले वात दोष के बिगड़ने से करीबन 80 प्रकार की बीमारियां होने की संभावनाएं हैं। मतलब एक तरह से कह लीजिए कि 80 प्रकार की बीमारियां, आपको उनमें से कुछ भी हो सकता है अगर आपका वात बिगड़ता है। तो अगर हम दूसरी तरफ देखें पित्त, तो पित्त यदि हमारा बिगड़ता है तो करीबन 48 यानी 48 अलग अलग प्रकार की बीमारियां होने की संभावना है। और यदि कफ बिगड़ता है तो 20 प्रकार की। तो आप सोच सकते हैं जिसके शरीर में ये तीनों ही बिगड़ा हुआ हो, है ना। आज के डेट में हम ऐसा नहीं कहेंगे कि केवल हमारा वात बिगड़ा है, कहीं ना कहीं और कभी ना कभी उसके पित्त और कफ भी अप डाउन होते हैं। तो आप समझिए कि आप कितनी सारी बीमारियों को लेकर के एक साथ चल रहे हैं। तो हम लोगों ने फिर अगर दोष को देखा तो दोष में 2 कैटेगरीज थी, एक शारीरिक दोष और दूसरा मानसिक दोष। ठीक है, तो शारीरिक दोष के अंतर्गत ही हमारे वात पित्त और कफ आते हैं। और अगर मानसिक दोष की बात की जाए तो राजसिक और तामसिक दोष आते हैं। तो सात्विक को हम नहीं रखेंगे क्योंकि वो पूर्ण रूप से सात्विक है, स्वच्छ है, पवित्र है, तो वो कोई दोष नहीं कहलाएगा। ठीक है, राजसिक और तामसिक दोष कहलाएगा। तो हम पहले शारीरिक दोष की चर्चा करते हैं और शारीरिक दोष में सबसे पहले वात दोष की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अब देखा जाए मोटे रूप से मैं बात करूं, एक एज के अकॉर्डिंग हमारे शरीर में कौन कौन सी दोषें कब बढ़ती घटती हैं, तो ऐसा बताया गया है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि आयुष मंत्रालय का नाम आप सबने सुना होगा। कितने लोगों ने सुना है आयुष मंत्रालय का नाम? आप हैंड रेज कर सकते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है। हाँ, तो प्रीति जी आप मुझे ये बताएंगे कि आयुष का फुल फॉर्म क्या है? AYUSH, आयुष का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म क्या है? मैम नहीं पता। सुना हुआ है बट ध्यान नहीं दिया कभी। कोई नहीं ना। तो आज हम जानते हैं AYUSH, A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धा,
एंड H फॉर होम्योपैथी। ठीक है, आयुर्वेदा कह लीजिए कि ये सभी हमारे प्राचीन पद्धति हैं चिकित्सा के। ठीक है, लेकिन उनमें से बहुत ज़्यादा प्रख्यात आप अभी आयुर्वेद और होम्योपैथ का ही नाम सुनते होंगे, मगर कोविड के टाइम में योगा भी काफ़ी विख्यात प्रख्यात हुआ। लेकिन यूनानी और सिद्धा के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यूनानी के बारे में तो जानते होंगे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि सिद्धा के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो मैं अगर कम शब्दों में बताऊं तो सिद्धा और आयुर्वेद में बहुत कम अंतर है। कहें तो दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ और बस एक डिफरेंस है, वो ये है कि आयुर्वेदा कहता है कि बचपन में, है ना, करीबन 20 साल से पहले तक, अब तो 20 ना कह करके हम 15 कह सकते हैं, कि एडोलेसेंस एज आने से पहले तक की जो अवस्था होती है वो अवस्था हमारी कफ दोष की होती है। यानी कि बचपन से लेकर के जब तक कि आपका एडोलेसेंस एज नहीं आता है ना, जैसे कि 12 से 15 के बीच में आपके एडोलेसेंस एज आने की संभावनाएं होती है। लड़कियों में जल्दी आ जाता है और लड़कों में थोड़े देर से आते हैं। तो उससे पहले तक यानी कि 9, 10, 11 तक उनके शरीर में कफ दोष की प्रधानता रहेगी। उसके बाद जैसे वो एडोलेसेंस एज में आते हैं उनके हार्मोन्स चेंजेस होने लग जाते हैं ना। फीमेल्स यानी कि लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल की स्टार्टिंग हो जाती है, और लड़कों में भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो है वो बनना चालू हो जाता है, जिसके चलते बहुत सारी उसकी आवाज़, उसकी हाइट, है ना, उसके लाइक स्किन के जो कलर है, पिगमेंटेशन है, और पित्त बढ़ने से जैसे कि पिंपल्स वगैरह आना, है ना, ये सब चीज़ों को देखा जा सकता है। ठीक है, तो आफ्टर लाइक चाइल्डहुड के बाद जो स्टेज आता है, एडोलेसेंस स्टेज जो होता है, वो करीबन 40 तक के, अगर मैं बात करूँ तो 15-16 से जो स्टार्ट होकर के 40 तक का जो टाइम पीरियड रहता है, उसमें हमारे पित्त की प्रधानता बताई गई है। और 40 के बाद का जो हमारा एज है उसमें वात की प्रधानता बताई गई है। देखा भी होगा आप सभी ने कि पित्त दोष हमारे इसी दौरान ही बढ़ते हैं, है ना, और नहीं बढ़ेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें भी होंगी, लेकिन बढ़ाना इन सेंस कि हमें उसे संतुलित रखना है। मगर कफ और वात उस टाइम थोड़ा मंद रहता है, और पित्त लाइक अप डाउन फ्लक्चुएशन में वो रहता है। ठीक है, और अगर 40 के बाद देखें तो घुटने की दर्द की समस्या, है ना, मतलब कि जॉइंट पेन्स अक्सर सुनने को आती है। तो क्यों जॉइंट पेन्स? वो उसी का रीज़न है, यानी कि वात का ही वो एक तरह से कारक है। तो 40 के बाद हमें वात बढ़ता देखने को मिल सकता है। लेकिन सिद्धा, ठीक है, मैंने ये आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव से बताया, कफ, फिर पित्त और फिर वात। लेकिन पित्त को आप बीच में रख दीजिए, पित्त को कहीं मत हिलाइए। मगर सिद्धा क्या कहता है कि शुरुआत में वात होता है, यानी कि वात प्रधानता चाइल्डहुड में होती है, और ओल्ड एज में हमें कफ की प्रधानता होती है। तो बुढ़ापे में आप या तो वात की प्रधानता देख सकते हैं या तो कफ की भी प्रधानता देख सकते हैं। अक्सर बूढ़े लोगों में खांसी की समस्या बहुत कॉमन हो जाती है। खांसी यानी कि कहीं ना कहीं वो कफ से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम सिद्धा को भी गलत नहीं कह सकते और आयुर्वेद को भी गलत नहीं कह सकते। बस यही एक मेन और एक छोटा सा डिफरेंस है। लगभग सिद्धा और आयुर्वेदा एक ही है। ठीक है, तो आयुष का फुल फॉर्म आपने जान लिया। A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धा एंड H फॉर होम्योपैथी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एक दोषों को अच्छे से थोड़ा जानेंगे। ठीक है, वात दोष के बारे में कि वात दोष क्या है, वात दोष के सिम्टम्स क्या है, और उसके रेमेडीज़ के बारे में हम जानेंगे। और ख़ासकर कि योग से हम सभी जुड़े हैं तो कुछ आसन और प्राणायाम के बारे में भी मैं पर्टिकुलर बता दूंगी कि ये चीज़ें, पर्टिकुलर आसन और पर्टिकुलर प्राणायाम इसके लिए बेस्ट है। ठीक है, जैसा कि हमने सबसे पहले वाले क्लास में जाना था, जब हमने आयुर्वेद के अकॉर्डिंग क्लासेस स्टार्ट की थी। इसके पहले हमारी स्टार्टिंग के 2 दिन भगवद गीता के अकॉर्डिंग चली थी हमारा आहार। ठीक है, और 3rd डे से हमने आयुर्वेद में प्रवेश किया था कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग क्या क्या हमारी आहार प्रणाली होनी चाहिए।
तो जैसा हमने पहले दिन पढ़ा था पंच महाभूत के कॉन्सेप्ट्स को, तो वी मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स विच इज़ अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी एंड जल। ठीक है, 5 तत्वों से हम मिलकर के बने हैं, जिसमें पहला है अग्नि, दूसरा है वायु, फिर है आकाश, पृथ्वी और जल। इफ वायु एंड आकाश तत्व इम्बैलेंस, अगर वायु, ध्यान से सुनिएगा, अगर वायु और आकाश तत्व हमारा बिगड़ता है, इनबैलेंस होता है, उसकी अधिकता या उसकी कमी होती है, तो उस कह लीजिए कि उस अवस्था में हमें वात की समस्या देखने को मिल सकती है। यानी कि वात से होने वाले 80 प्रकार की बीमारियां है ना, उनमें से कुछ ना कुछ 2, 4, 5 बीमारियां हमें ज़रूर दिखेंगी। तो वायु और आकाश तत्व को मजबूत बना के रखना है, बैलेंस्ड रखना है, जिससे कि हम वात से बचे रह सकते हैं, वात दोष को बैलेंस रख सकते हैं। ठीक है, ये मोटे तौर पे आपको इसका कारण पता चल गया। ठीक है, अब हम कहेंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि वात प्रकृति के लोगों में देखने को मिल सकती है। यदि आप इसको अपने से ही एक बारी मैच करके देखिए कि ये सारे कैरेक्टर्स आप में है या नहीं है। अगर नहीं है तो अच्छी बात है, आप वात प्रकृति आपकी नहीं होगी। लेकिन अगर ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है तो आप खुद भी अब पहचान सकते हैं कि हाँ, अभी हमारा वात बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो बताया जाता है कि जैसे मैंने सबसे लाइक स्टार्टिंग डेज में ये बताया था कि वायु वहीं पे आता है जहाँ पे कि वैक्यूम, कह लीजिए वैक्यूम नहीं, जहाँ पे स्पेस होता है। ठीक है ना, सॉरी वैक्यूम नहीं कहेंगे, जहाँ पे स्पेस होता है। स्पेस यानी कि खाली स्थान। ठीक है, तो जहाँ खाली स्थान है वहीं पे वायु का स्थान हो सकता है। तो खाली स्थान कहाँ है, जैसा कि हमारे फेफड़े, लंग्स है ना, वहाँ पे एयर आते हैं और जाते हैं, खाली स्थान है। ठीक है, और एक समय के लिए वो खाली होता है फिर भरता है। दूसरा हमारा इंटेस्टाइन है ना, मेन जो हमारा वात का जो स्थान है ना, वो है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का जो एरिया है, लोअर एब्डोमेन का एरिया, वहाँ। और ख़ास करके हमारी अपान वायु, मैं आगे चल के ये भी बताऊंगी, ये आहार से रिलेटेड तो नहीं है, ये योग से रिलेटेड है। योग में जब हम प्राणायाम पे चर्चा करेंगे तब हम जानेंगे पंच प्राण, पंचकोश है ना, इन सब चीज़ों के बारे में। तो पंच महाभूत हम लोगों ने पढ़ लिया क्योंकि वो आयुर्वेद से रिलेटेड था, इसीलिए मैंने उसे फर्स्ट डे ही क्लियर करवा दिया कि पंच महाभूत क्या है। तो योग में हम जानेंगे पंच प्राण के बारे में। ऐसे हमारे 5 प्रकार के प्राण बताए गए हैं हमारे शरीर में, उसका अलग अलग स्थान है ना, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यायान। तो ये 5 प्राण है, जिसमें से जो हमारा अपान प्राण है वो अक्सर बिगड़ जाता है जब हमारा वात बढ़ता है, और जो उसका स्थान है वो नाभि से नीचे की ओर है। नाभि से नीचे की जितनी एरियाज है वहाँ पे हमारा अपान प्राण होता है। जैसे हम कहते हैं कि पीरियड्स के दौरान पेन हो रहा है, वो भी अपान प्राण बिगड़ने के कारण ही होता है। ठीक है, चलिए, तो तंत्रिका को ये रिप्रेजेंट करता है। तंत्रिका, तंत्र यानी हमारे नर्वस सिस्टम को ये रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम इन्फॉर्मेशंस को कैरी करने का काम करता है। नर्वस सिस्टम, जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था तवे का, जैसे तवा गर्म है, आपका हाथ अगर टच होता है आप तुरंत हटाते हैं। आपने वो देखा ना कि इन्फॉर्मेशन वो ट्रैवल करके गया, यहाँ पे गर्म लगा तो ये पार्ट इसने ट्रैवल की और ब्रेन को इन्फॉर्मेशन दिया, ब्रेन ने वापस से इसे इन्फॉर्म किया कि हटा लो हाथ वरना हम जल सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन यानी यहाँ पे क्या है, फ्लो है, मोबिलिटी है ना, मूवमेंट है। तो मूवमेंट वायु ही कर सकता है। अगर मैं मोटे तौर से आप देखें कि वायु कैसा होता है, वायु दिखता तो नहीं है लेकिन मूवमेंट होता है और ड्राइनेस होता है, क्योंकि वायु होगी तभी हमारे कपड़े सूखते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं वायु का जो हमारा काम है वो ड्राई करना भी है। तो उसी प्रकार से देखें तो मूवमेंट अच्छी है, यानी वायु अच्छी है तो मूवमेंट अच्छी है, यानी इन्फॉर्मेशंस को सही से वो कैरी ऑन करेगा। लेकिन अगर ये अधिकता हो जाएगी इसकी तो बॉडी में रुक्षपन यानी कि सूखापन और ड्राइनेस देखने को भी मिल सकता है। जनरली वेट नॉर्मल होता है। अगर मैं वात प्रकृति के लोगों की बात करूं तो इनका जो वेट है वो नॉर्मल रहता है, लेकिन अगर ये दोष बढ़ जाए, इम्बैलेंस हो जाए इसका, तो जनरली वात प्रकृति के लोगों की वेट घट जाती है। खाए पिए कितना भी, लेकिन वेट जल्दी गेन नहीं कर पाता है
हेयर जो है कह लीजिए कि बाल काफ़ी पतले रहेंगे, झड़ेंगे, ये सब समस्याएं आएंगी। स्किन में ड्राइनेस अक्सर रहेगी, है ना, डैंड्रफ की समस्या रहेगी और उन्हें ठंड बहुत ज़्यादा लगेगी। ठंड के दिनों में तो अक्सर उन्हें ये समस्या होगी कि उन्हें नॉर्मल लोगों से ज़्यादा ठंड लगेगी। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिससे हम पहचान सकते हैं कि हमारे अंदर वात बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। ठीक है, जॉइंट पेन ये बहुत कॉमन चीज़ है, लेकिन इनका जो स्वभाव होता है, ऐसे लोगों के जो स्वभाव होंगे वो किस प्रकार से होंगे। इन्हें मनोरंजन बहुत पसंद होगा, ये इंटरटेनमेंट है कि खोजते हैं और हमेशा दूसरों को इंटरटेन करते हैं। चीयरफुल रहेंगे, हमेशा क्या कह सकते हैं कि हम हमेशा उत्साहपूर्ण रहेंगे, हमेशा दूसरों को उत्साह देते रहेंगे। लेकिन हाँ, थोड़ी चंचलता भी अधिक रहेगी इनमें। क्रिएटिव होते हैं ये, थोड़े अलग विचार के होते हैं, कुछ क्रिएटिव सोचने की इनमें क्षमता होती है। ठीक है ना, आर्टिस्टिक कह सकते हैं कि ये एक कला वाले कह लीजिए कि कला में इनका काफ़ी रुचि होता है। कला में कुछ भी आ सकता है, चाहे वो आपके डांसिंग, सिंगिंग, ड्राइंग, पेंटिंग एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्विक लर्नर यानी कि बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को कैच करते हैं और सीखते हैं। ठीक है ना, और बहुत इम्पल्सिव होते हैं, तुरंत क्षण भंगुर में इनकी जो इमोशंस है वो अप डाउन करते हैं। ठीक है, लेकिन काफ़ी अलर्ट रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ अगर ज़्यादा हो जाए तो भी अच्छा नहीं है, कम हो तो भी अच्छा नहीं है, बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, तो फिजिकल सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, ये मुख्य सिम्टम्स मैंने आपको बताएं। अब फिजिकल सिम्टम्स क्या होगा कि उन्हें कॉन्स्टिपेशन अक्सर रहेगी। ये मैं नहीं कह रही कि पेट साफ नहीं होगा, पेट साफ होगा लेकिन समय पे नहीं होगा। यदि पेट साफ नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं उनकी पित्त प्रकृति है जिसके चलते पेट साफ नहीं हो पाता। लेकिन अगर पेट साफ हो रहा है लेकिन एक्चुअल समय पे नहीं हो रहा, जैसे हम सुबह उठे हैं तो 5-10 मिनट बाद पानी पी के टहलने पे हमें फ्रेश हो जाना चाहिए, अगर फ्रेश नहीं हो पा रहे तो कहीं ना कहीं आपका वात बढ़ा है। क्यों? क्योंकि वात ही मूवमेंट का काम करता है। आपकी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट वो निकाल रहा है तो वो मूव कर रहा है ना, वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ से वहाँ की ओर, इसको गतिमान करना है। लेकिन वात बिगड़ा हुआ जिसके चलते वो गति में नहीं है अभी, लेकिन किसी अन्य समय में वो गति में हो जाता है। तो वात है लेकिन सही समय पे नहीं होगा। ब्लोटिंग की समस्या, गैस की समस्या अक्सर बनी रहेगी। डिहाइड्रेशन है ना, बॉडी में पानी की कमी, स्किन ड्राई, फटीगनेस, थकान हमेशा बनी रहेगी। बॉडी एक, शरीर में कहीं ना कहीं हमेशा दर्द महसूस होता रहेगा। आपका जो स्लीप साइकिल है वो हमेशा डिस्टर्ब होगा, इरेगुलर रहेगा। ठीक है, और ठंड ज़्यादा लगेगी, ये सब चीज़ें थी। ठीक है, बिहेवियर सिम्टम्स में क्या है तो इन्हें अक्सर चिंता किसी न किसी चीज़ की लगी रहेगी, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम और नर्वसनेस, घबराहट। ठीक है, हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, किसी भी डिसीजन को बहुत जल्दी ये नहीं ले पाएंगे। क्योंकि क्या है ना कि वेग कह रहे हैं ना यहाँ पे, चलायमान, कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहेंगी। ओवर थिंकिंग भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है ना, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, एक डिसीजन पे ये नहीं रह पाएंगे, कभी ये पसंद कभी वो पसंद, कभी ये कर ले कभी वो नहीं करे, ऐसा ऐसा वैसा, बहुत सारे उनके चेंजेस होते रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही चलायमान चीज़ें हैं, तो ये हमारे वात से ही रिलेटेड है। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की इनमें बहुत कमी रहेगी। ये कोशिश करते हैं कि हम ना जाएं आगे या सामने वाला कर ले, मुझे नहीं, है ना, तो अपने आप को ये पीछे रखने की कोशिश ज़्यादा करते हैं क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस की इनमें कमी रहती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सारे वात प्रकृति वाले लोगों में ये रहेंगी। मैं ये कह रही हूँ कि अगर 5-6 से ज़्यादा सिम्टम्स अगर आप में मिल रही है तो कहीं ना कहीं आप में वात दोष है। अगर ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए, यानी कि बहुत लंबे समय तक आपने अपने इस दोष को नहीं समझा, नहीं ठीक किया, तो ये चीज़ें क्रॉनिक हो जाती है ना, तब क्या हम कर सकते हैं, तब हमें क्या कर सकते हैं हम लास्ट में देखेंगे। लेकिन जब ये क्रॉनिक हो जाए तब क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। लैक ऑफ मसल्स मास, शरीर में मसल्स मास जो है ना वो जल्दी आएगा ही नहीं, यानी कि जो बहुत ज़्यादा दुबले पतले लोग हैं ना वो चाह करके भी वेट गेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, मसल्स मास की कमी रहेगी, जिसे हम कह सकते हैं मसल्स वेस्टिंग, वास्टिंग या वेस्टिंग, इस तरीके से वेस्ट तो नहीं कहेंगे, वास्टिंग कह सकते हैं, मसल्स वास्टिंग, जिसको कि हम कहते हैं लैक ऑफ मसल्स मास। वेट लॉस होगा,
है ना, वेट लॉस, ये क्रॉनिक चीज़ें जब चल जाएंगी तब फिर वेट लॉस इनका रहेगा, मसल्स जल्दी गेन नहीं करेगा। फैट की मैं बात नहीं कर रही, मैं मसल्स की बात कर रही हूँ। जॉइंट में स्टिफनेस बनी रहेगी, अर्थराइटिस यानी गठिया की बीमारी उन्हें बहुत कम उम्र में ही देखने को मिल जाएगी। हेडेक, सर दर्द हमेशा करेगा, ठीक है। फोबिया, किसी भी अन्य चीज़ों से या अचानक से कोई चीज़ ऐसी हो रही है, मतलब हर चीज़ से उन्हें एक डर सताएगा, ठीक है ना। ये ज़्यादातर महिलाओं में देखने को मिलता है, ये सब चीज़ें पुरुषों में भी है लेकिन महिलाओं में थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो किसी न किसी चीज़ से आपको डर बहुत ज़्यादा लगता रहेगा। अब फोबिया हर चीज़ से हो सकता है, बहुत सारे उसके रीजन से फोबिया के, तो एक लाइन में हम कह सकते हैं फोबिया, ठीक है। एक है कन्वर्जन। कन्वर्जन एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें कि ऐंठन होती है, ठीक है ना। शरीर की मांसपेशियों का तेजी से सिकुड़ना और शिथिल होना, अचानक से वो मुड़ेंगे और थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे, या कहीं ना कहीं उनमें बहुत ज़्यादा कंपन होगा। जब कोई एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो बॉडी एकदम शिविर करेगी। तो ऐंठन जब होगा तो लोग इसको ना कहीं मिर्गी से जोड़ने लग जाता है, यानी कि एपिलेप्सी से जोड़ने लग जाते हैं, लेकिन ये एपिलेप्सी नहीं है, ये कन्वर्जन के साइंस है, जो कि वात प्रकृति वाले लोगों में देखने को मिलती है। ये थोड़ी देर के लिए रहेगी फिर चली जाएगी, ठीक है। यौन संबंधी बीमारियां या यौन संबंधी समस्याएं देखने को मिल सकता है, जैसे नाइटफॉल, प्रीमेच्योर इजैकुलेशंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। डाइजेशन तो सबसे बड़ा इनका प्रॉब्लम रहेगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, गैस बनेगी, ठीक है। तो ये इनके कुछ सिम्टम्स थे जिससे कि आप बहुत अच्छे से क्लियर हो सकते हैं कि आप में वात बढ़ा है, बिगड़ा है कि नहीं, ठीक है। अब क्या रीज़न है कि हमारा वात बिगड़ा हुआ है, ठीक है। क्या रीज़न है कि हमारा वात बिगड़ा हुआ है? अगर आपके खाने में, है ना, गर्म तासीर वाले चीज़ों की कमी है, जैसे कि घी, तेल, मक्खन इत्यादि, लेकिन ये सभी घर के हो, शुद्ध हो तभी, अगर इनकी कमी है तो कहीं ना कहीं आपको ये समस्याएं देखने को मिल सकती है कि आपका वात बिगड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया था, ड्राइनेस, शुष्कपन, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें क्यों होती है? क्योंकि हमारे बॉडी में ल्यूब्रिकेशन की कमी है। तो हमें कह लीजिए कि गुड फैट की थोड़ी मात्रा बढ़ानी होगी, जिसमें कि हमारे घी और तेल, मक्खन इत्यादि आ सकते हैं। साथ ही साथ गर्म तासीर वाले चीज़ों को भी सेवन करना है। गर्म तासीर में हमारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह आ गए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो आ जाएंगी, लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है खाने का भी। अगर नॉर्मल खाना भी आप दिन भर खाते हैं तो वो गर्म होना चाहिए, है ना। गरम गरम ही हम खाएं, ये नहीं कि बहुत देर तक ठंडा हो गया और उसके बाद हम खाएं। और ख़ास करके रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ, यानी कि फ्रिज में रखा और कल दूसरे दिन खाएं, वो भी हमारे वात को बढ़ाता है, ठीक है। बासी भोजन और फ्रिज का खाना, ठीक है ना। हाँ, एक और मेन रीज़न है एक्सेस कच्ची चीज़ों का सेवन। कच्ची चीज़ यानी कि सलाद खाना अच्छी बात है, मगर अगर वात संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं, चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं, तो उस समय कुछ दिनों के लिए आपको थोड़े इन चीज़ों को अवॉइड करना होता है। खट्टी चीज़ों को अवॉइड करना होता है, और कच्ची चीज़ों को, जैसे कि मूंग हो गया, चना हो गया, इन चीज़ों को थोड़ा सा आप स्टीम करके खाएं, है ना। साथ ही साथ अगर आप सब्जियां ले रहे हैं, सलाद ले रहे हैं, तो उन्हें भी हल्का सा ब्लांच कर दे या हल्का सा स्टीम दे दे, उसके बाद ही हम खाएं। ड्राई फूड एकदम नहीं खाएं। ड्राई फूड की खाने में एक जो होता है ना, नमी होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए, ग्रेवी वाली चीज़ें होनी चाहिए। इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। अगर ये सब चीज़ें आप लंबे समय तक अवॉइड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके वात दोष बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब मैं कफ वाले लोगों की बात नहीं कर रही, यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे कि जिन्हें लग रहा होगा कि हमारे अंदर तो मोटापा बढ़ रहा है, लेकिन ये सिम्टम्स भी मैच कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, एक साथ 2-3 समस्याएं भी देखने को, एक साथ 2-3 दोष भी इम्बैलेंस हो सकते हैं। हाउ टू बैलेंस इट? अब मैं अगर योग की बात करूं तो कौन कौन से योग अभ्यास हम कर सकते हैं? तो कोशिश ये रहेगी हमारी कि सूर्य की उपस्थिति में, यानी उगते हुए सूरज की उपस्थिति में हम कुछ आसन कर सकते हैं, लाइक उत्तानासन और पादहस्तासन, जिसे हम स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंडिंग पोज कहेंगे। पश्चिमोत्तानासन, सीटेड फॉरवर्ड बेंड पोज। सुप्तवीर आसन, रिक्लाइनिंग हीरो पोज। बालासन, चाइल्ड पोज। धनुरासन, बो पोज। उष्ट्रासन, कैमल पोज। वृक्षासन, ट्री पोज।
वीरभद्रासन वॉरियर पोज, पवन मुक्तासन विंड रिलीविंग पोज, बद्धकोणासन बटरफ्लाई पोज, एंड लास्ट में हम सूर्य नमस्कार 2 4 5 या कम से कम तो 5 साइकिल सूर्य नमस्कार के कर लें आराम आराम से ब्रीदिंग के साथ, ठीक है। फास्ट वे में नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी आपका वात बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा बॉडी में हलचल मूवमेंट हो रहा है, तो हमें ये सारे आसन जब हम कर रहे हो तो सबसे मेन चीज़ का हमें क्या ध्यान देना होता है कि हमारी जो योगाभ्यास करने की जो स्पीड है वो कम हो, और ज़्यादातर हम कोशिश क्या करें कि हम होल्डिंग के साथ करें आसनों को, ठीक है, होल्डिंग के साथ करें। और शुरुआत में आप अगर ये सब आसन नहीं आता है तो कम से कम आप कोशिश ये करें अर्धशक्ति व्यायाम, अर्धशक्ति यानी कि आप सूक्ष्म व्यायाम को इसमें शामिल कर सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम भी बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत फास्ट करते हैं, है ना, बहुत तीव्र गति में बॉडी को मूव करेंगे, कलाई फिंगर्स, है ना, तो उन्हें भी हमें क्या करना है, बहुत प्यार से और आराम से करना है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ प्राणायाम की तो प्रशांतक प्राणायाम, प्रशांतक समूह के प्राणायाम आप कर सकते हैं। प्रशांतक समूह के प्राणायाम में आप भस्त्रिका, नाड़ी शोधन, भ्रामरी और उज्जयी का अभ्यास कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं अनुलोम विलोम भी इसके लिए बहुत अच्छा है, मगर हमें अनुलोम विलोम बहुत तीव्र गति में नहीं करना है, यानी कि आराम आराम से सांस भरना है और आराम आराम से ही छोड़ना है। होल्डिंग यहाँ नहीं होता है अनुलोम विलोम में, नाड़ी शोधन में होल्डिंग होती है और अनुलोम विलोम में हम होल्डिंग नहीं करेंगे, लेकिन हमारी जो गति होनी चाहिए वो बहुत मध्यम होनी चाहिए और धीमी गति होनी चाहिए। और क्या हम कर सकते हैं वात को नॉर्मल रखने के लिए, बॉडी मसाज जिसे हम अभ्यंग कहते हैं, पंच कह लीजिए कि हमारे आयुर्वेद के अंतर्गत ही आते हैं षटकर्म और षटकर्म नहीं पंचकर्म, ठीक है। तो पंचकर्म के अंतर्गत हमारा अभ्यंग भी एक बहुत अच्छा अभ्यास है जिसके माध्यम से अपने वात को आप संतुलित रख सकते हैं। तो अभ्यंग भी आप फुल बॉडी अगर आपको नहीं हो पा रहा है कि फुल बॉडी आप अभ्यंग कर पाएँ रेगुलर वे में, तो कुछ अंग ऐसे हैं जहाँ पे कि आप रेगुलर ऑयलिंग ज़रूर करें, जैसे कि आपके पैर के तलवे और आपका कान और नाभि, जिसे हम जैसे हम कह सकते हैं कि नोज़ ओपनिंग है, तो कानी उंगली में हम हल्का तेल ले लें, जैसे कि सरसों का तेल हो गया या तिल का तेल हो गया, इसे हम कानी उंगली में रख करके नोस्ट्रिल के अंदर हम इसका थोड़ा सा तेल को मल सकते हैं, मालिश कर सकते हैं। हमारा गुदा मार्ग, हमारा एनस, वहाँ पे भी तेल से ऑयलिंग वगैरह हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं, हमारे कान और हमारा नेवल, ठीक है। तो ये इस जगह पे हमें ऑरिफिस ऑयलिंग जिसे हम कहते हैं, है ना, ऑरिफिकल या ऑरिफिस ऑयलिंग हम कह सकते हैं। तो मेनली ये क्या है कि उंगली में यानी कि कानी उंगली में लेकर के जब हम तेल को मलते हैं तो ये इस टाइप की ऑयलिंग इसे हम कहते हैं। बाकी पूरे बॉडी में मसाज करिए वो अभ्यंग कहलाएगा। एक और हमारा बहुत प्राचीन तकनीक है, आयुर्वेदिक तकनीक है, जिसे कि हम गंडूशा भी कहते हैं। गंडूशा आप सबने सुना होगा, ऑयल पुलिंग, है ना, मुंह में तेल को रखना और 5 मिनट तक गार्गल करना ऑयल के साथ, बस ऑयल को कोशिश करें निगले नहीं या उसकी कोई भी एक भी बूंद अंदर ना जाए। तो 5 मिनट तक हम ऑयल पुलिंग करेंगे, ऑयल को मुंह में रख करके उसे कुल्ला करना है ऑयल से, ठीक है ना। ये भी बहुत अच्छा अभ्यास है, ठीक है। अगर मैं डाइट की बात करूँ, मैं बहुत फास्ट अगर जा रही हूँ, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं बहुत फास्ट फटाफट जा रही हूँ, तो रिकॉर्डिंग है, आप रिकॉर्डिंग से एक बार फिर से इसको रिवाइज कर सकते हैं, और लास्ट में आपको अगर कुछ हो तो आप पूछ लीजिएगा लास्ट में। तो अगर मैं इसकी डाइट की बात करूँ तो आप डाइट में क्या ले सकते हैं, तो नेचुरल स्वीट फूड, यानी कि कुछ ऐसे फ्रूट्स, ऐसे फल या ऐसे खाद्य पदार्थ जो नेचुरली स्वीट हो, है ना, आर्टिफिशियल या उसमें स्वीटनर की कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, जैसे कि केला, आम, अंगूर, काला मुनक्का, अंजीर, बादाम, छुहारा, नारियल, ठीक है। चीकू, सीताफल भी रख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है आपके वात को बैलेंस रखने के लिए। साथ ही कॉम्प्लेक्स कार्ब सीरियल्स वगैरह भी आप ले सकते हैं। अगर डाइजेशन बहुत वात बहुत सीवियर कंडीशन हो गया तो हम कॉम्प्लेक्स कार्ब सीरियल्स को अवॉइड करेंगे, ठीक है ना। ऐसे अनाज जिसमें कि कार्ब्स की मात्रा बहुत अधिक हो, कॉम्प्लेक्स हो, अधिक कहने का मतलब जटिल रूप से हो,
ठीक है ना। तो उनका सेवन भी आप कर सकते हैं, लेकिन तभी जब आपका पाचन थोड़ा दुरुस्त हो। अगर वात बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो चुका है तो थोड़ा इसे अवॉइड करना है। स्टार्ची फ्रूट्स वगैरह हम ले सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको नेचुरल स्वीट फूड के अंतर्गत वो आ गया। स्टार्ची फूड में चीकू और सीताफल स्पेशली आएंगे, और बनाना, ठीक है। स्टार्ची फूड में खट्टे फ्रूट्स भी ले सकते हैं, जैसा मैंने पहले कहा कि खट्टे चीज़ों को अवॉइड करना है, लेकिन जब वो सीवियर हो तो, ठीक है ना। लेमन है, इमली है, टमाटर है, कच्चा आम है, पाइनएप्पल है, आमचूर है, ये सब चीज़ें आपको फ़ायदे देंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगा तब जब आपका प्रॉब्लम सीवियर होगा। तो इस चीज़ का ध्यान देना है। जैसे होता है ना कि ये आसन इस बीमारी के लिए अच्छा है, लेकिन पता चल रहा है कि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर हो गई है, तो वो आसन जो उस बीमारी के लिए लाभकारी था, लेकिन कंडीशन या ऐसे समय पे जब आप करवा देते हैं, जब वो समय गलत होता है, तो वो बीमारी का भी कारण बन सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ों को हमें समझना है कि हमें अगर वो बात बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया है तो हमें बहुत गिने चुने चीज़ों का ही सेवन करना है। उसके लिए अकॉर्डिंग टू योर लाइक बॉडी, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके अलग डाइट चार्ट बनेंगी। ये ओवरऑल एक डाइट के मैं बारे में बात कर रही हूँ। साल्टी फूड भी ले सकते हैं। साल्टी फूड कहने का मतलब चिप्स और वो कह लीजिए फ्रेंच फ्राइज वगैरह में आपको नहीं जाना है। साल्टी फूड यानी कि जो नेचुरल साल्टी हो, ठीक है ना। वेज सूप, दाल, कुक्ड स्प्राउट्स कुक्ड वे में, ठीक है। आचार भी हमारे लिए अच्छा है, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में। जो घर का बना हुआ अचार होता है ना, उनकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। और ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी, प्योरे वगैरह, किसी भी सब्जी की प्योरे जिसे कम कुक्ड किया गया हो, ज़्यादा भी कुक्ड नहीं कर देना है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आप नमकीन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। गरम खाना, जैसे मैंने पहले बताया, जिसमें कि गरम तासीर वाले खाने की मैं बात कर रही हूँ। गरम तासीर में आपके खजूर आ गए, ब्लैक पेपर्स आ गया यानी कि काली मिर्च आ गई, जिंजर, ठीक है। सौंठ, जिसके सुखा करके जिसका पाउडर हम रखते हैं तो सौंठ कहलाएगा, अगर वो फ्रेश है तो वो जिंजर कहलाएगा। तो सेवन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी आपको क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा लाइक इंक्रीजमेंट नहीं करना है। वॉलनट है यानी कि अखरोट, आमंड्स, बादाम, गोंद वगैरह, गोंद के लड्डू वगैरह इसीलिए ठंड में खाते, क्योंकि ठंड में अक्सर हमारा वात बढ़ता है, जनरल लोगों के भी, इसीलिए गोंद का लड्डू, ये सब चीज़ें ठंड में ही खाई जाती है। हल्दी हो गया, हल्दी भी आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। ये सब चीज़ें ऐसे फूड्स हैं जिनका तासीर अक्सर गर्म ही माना गया है, गर्म ही होता है जनरली। कुक्ड फूड ओनली, नो रॉ फूड, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। सॉल्युबल फाइबर, ठीक है ना, ऐसे फाइबर जो बहुत जल्दी और बहुत आराम से सॉल्युबल हो, उन चीज़ों का सेवन करना है। और इनसॉल्युबल फाइबर को थोड़ा सा अवॉइड करना है, क्योंकि वहाँ पे भी पाचन की समस्या हो जाती है। पाचन की समस्या में गैस बनने लगेगा, ब्लॉटिंग होगी, इंडाइजेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। इसीलिए हमें फाइबर अगर आप ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में नहीं ले, ठीक है। फाइबर फ्रूट्स, फाइबर वेजिटेबल्स या फाइबर फूड्स में बहुत लोगों को समस्या होती है। वो सोचते हैं रेशेदार चीज़ें या रफ़ चीज़ें या थोड़े लाइक क्रंची चीज़ें ऐसे फाइबर्स में आते हैं, मगर ऐसा नहीं है, ये मिथ है। आप एक बार अच्छे से एक बार इंक्वायरी करें, अच्छे से रिसर्च करें फाइबर के बारे में। बोली सुनाई गई बातों पे ज़्यादा विश्वास नहीं करें, ठीक है। समय नहीं है, वरना मैं फाइबर के बारे में भी अलग से बताती, फिर वो लंबा चल जाएगा। बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं जो सुनी सुनाई बातों पे हम बचपन से सुनते आ रहे, पढ़ते भी आ रहे इनफैक्ट, लेकिन बहुत सारे अभी रिसर्च हो रहे जिससे कि खुलासा हो रहा है कि जो हम लोग पढ़ते आ रहे थे वो कहीं ना कहीं 50% गलत है। और ठंडी चीज़ों का सेवन ज़्यादातर नहीं करना है। अब सीवियर हो गया है कंडीशन, तो हमें हरी पत्तेदार सब्जियों को थोड़ा अवॉइड करना होता है, स्पेशली ठंड में मिलने वाली सब्जियाँ, ठीक है ना, वो बात बढ़ा सकता है, जैसे कि हरा मटर, ठीक है ना, लेना है, लेकिन अगर अधिक लेंगे तो गैस बहुत बनेगा। पत्ता गोभी है, कॉलीफ्लावर, कैबेज, ब्रोकली, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है ना, इन चीज़ों से थोड़ा बात ये बढ़ता है। फिर पंजेंट फूड्स भी नहीं हमें ज़्यादा लेना है ना। ये वैसे चीज़ों के मैं बारे में बता रही जिन्हें आपको अवॉइड करना है थोड़ा, जब आपका वात अधिक है। अगर वात फिर संतुलित है तो कभी कभार आप ले सकते हैं,
कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जैसे कि हरी मिर्च हो गया, गार्लिक हो गया, अनियन हो गया, रेडिश यानी कि हमारा मूली हो गया, ये सब काफ़ी पंजेंट होता है। इसके स्मेल से ही आपको समझ में आता है ये काफ़ी पंजेंट है, तीखा है ना। उस तीखा इन सेंस की लाइक जिसे हम नॉर्मल भाषा में झांस कहते हैं, झांस जैसा लाइक उससे एक स्मेल है, जैसे कि प्याज का होता है, तो वो सब पंजेंट कहलाएगा। तो उन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना होता है। बीटर फूड भी थोड़ा अवॉइड करना। तो मैंने कहा ना, फिर बहुत गिने चुने ही चीज़ें बच जाएंगी आपको खाने के लिए। बीटर गार्ड यानी करेला, फेनिग्रिक लीफ यानी कि मेथी के पत्ते, बैंगन, ये सब चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना है। बैंगन भी कहीं ना कहीं हमें बाई करता है, लाइक हमारे तरफ तो लोकल वर्ड में से कहते हैं बाई करना। तो वो सब चीज़ जो बाई करता है, लाइक ब्रिंजल थोड़ा गैस वैस बढ़ाता है। तो बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हो जाते हैं कभी कभी कि हमारे नानी दादी से ही आपको बहुत चीज़ें सुनने को मिल जाएंगी। हमारे जो भी बड़े बुजुर्ग है घर के, उन्हें बहुत सारी चीज़ें पता होती कि ये खाना ये नहीं खाना, लेकिन अगर साइंटिफिक वे में हम पूछे कि क्यों नहीं खाना तो नहीं बता पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे लिए अच्छा होता है। और थोड़ा सा कसेला चीज़ भी ज़्यादा नहीं खाना है। राजमा, छोले, ये सब जो है ना, ये भी बहुत दिक्कत करता है, जल्दी पचेगा नहीं, ठीक है ना, राजमा वगैरह, छोला वगैरह। तो ये सब भी थोड़ा सा अवॉइड करना है। बाकी आइसक्रीम वगैरह तो नहीं खाएं। एंड साथ ही साथ बेसल सीड्स और चिया सीड्स, ये भी आपके पेट को ठंडक प्रदान करवाते हैं। कहीं कहीं पे बेसल्स आपको कभी गर्म भी मिल जाते हैं, ऐसा सुनने को मुझे भी आया है कि बेसल सीड्स का तासीर गर्म होता है, और कहीं कहीं सुनने मिलता है कि ये पेट को ठंडा रखता है। तो इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलते जनरली ये ठंडक ही होता है, हमारे पेट को थोड़ा ठंडक रखता है, ठीक है। तो ठंड कोल्ड जहाँ भी आ रहा है सीवियर कंडीशन में, उसे भी अवॉइड करना है। फ्रिज का रखा खाना भले उसे दोबारा गर्म कर लें, लेकिन वो भी आपके लिए सूटेबल नहीं है। स्पेशली राजमा रखा हुआ, छोला रखा हुआ अगर फ्रिज का है और फिर आप उसे गर्म करके खा रहे हैं, तो वो आपका वात को 110% की बढ़ाएगा। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, आइसक्रीम्स वगैरह, आजकल लोगों का क्या है, ट्रेंड चला है कि पहले खाना खा लेंगे अच्छे से और उसके बाद लास्ट में आइसक्रीम खाएंगे डेजर्ट के नाम पे। तो क्या हो रहा है ये, मतलब गरम गरम आपने खाना खाया है, वो बेचारा अंदर पकाने की क्रिया शुरू किया और आपने ठंडा ठंडा आइसक्रीम डाल दिया। यहाँ पिज़्ज़ा खा रहे हैं, दूसरी तरफ से कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं, वात बढ़ाएगा ये सब चीज़ें, ठीक है। और अगर ये चीज़ें बहुत समय तक चलता रहे तो फिर आपका वात प्रकृति ही बन जाएगा। आप फिर बहुत ज़्यादा आपको गिने चुने चीज़ ही खाने पड़ेंगे और बहुत समस्याएं होंगी। तो ये सब चीज़ें एक, हाँ, औषधि के बारे में अगर मैं बात करूँ आयुर्वेदिक, तो शतावर है, अश्वगंधा है, त्रिफला तीनों, वात पित्त कफ, सबने सुना होगा, वात पित्त कफ तीनों में ये इक्वली काम करता है त्रिफला, ठीक है। अजवाइन, ये भी बहुत अच्छा है हमारे लिए, ठीक है। अजवाइन का तासीर गर्म भी है और पाचन में भी ये मदद करता है ना। ब्लॉटिंग और गैस की जब समस्या हो रही है वात के चलते, तब अजवाइन और काला नमक थोड़ा सा लेके उसको खा सकते हैं और 1-2 घूंट पानी पी सकते हैं। और लेकिन सौंफ क्या है, वो पेट को ठंडा करता है, तो कहीं ना कहीं वो वात को इंक्रीज भी करता है। किसी किसी कंडीशन में सौंफ अच्छा है, वात अच्छा नहीं है, जैसे कि पित्त, लेकिन वात के प्रॉब्लम में अजवाइन अच्छा है, ना कि ज़्यादा सौंफ, ठीक है। तो आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, तो बेसिक कैरेक्टर्स पढ़े, वात के सिम्टम्स हम लोगों ने देखे, फिजिकल सिम्टम्स, बिहेवियरल सिम्टम्स और सीवियर सिम्टम्स देखे। व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ वात दोषा एंड हाउ टू बैलेंस इट लाइक इन योगा। तो योग में हम उसे कौन कौन से आसन कर सकते हैं वो भी मैंने बता दिया। अर्धशक्ति व्यायाम आपको करना है, जिसमें से बहुत ज़्यादा आपको फास्ट मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, और प्रशंतक समूह के प्राणायाम आपको करने हैं, ठीक है। साथ ही फिर लास्ट में हम लोगों ने इसके और भी बहुत सारी चीज़ें बताई, जैसे कि बॉडी मसाज, ऑर्फिकल ऑयलिंग, है ना, प्राचीन आयुर्वेदिक तकनीक जिसे ऑयल पुलिंग कहते हैं, और डाइट के बारे में हम लोगों ने जाना, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, ठीक है। तो आज का क्लास हमारा यही समाप्त होता है। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं है, सभी को समझ में आ गया, ठीक है। कोशिश करती हूँ कि आप लोग जैसे बीच में अगर क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, और क्वेश्चन के लिए यहाँ पे भी है, नीचे स्पेस है, आप
3 डॉट्स पे जा कर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन अगर कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है ना। आजकल लोग अवेयर भी हो रहे हैं, बात के बारे में बहुत पता भी होगा आप लोगों को, लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं बहुत बेसिक से होते हुए ही हाई लेवल पे मैं जाऊँ, ठीक है ना। तो स्मिता जी, प्रीति जी, कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस नहीं है? नो मैम। ओके ओके, चलिए। तो कैसा रहा आज का क्लास? सब कुछ समझ में आया या फिर मैं बहुत फास्ट चली गई? क्या पूछे? क्या स्मिता जी, आपने क्या बोला? पूरे बॉडी में सूजन हो गया है। कितने दिनों से योगाभ्यास छूटा हुआ है? 15 दिन से तो ऊपर हो गया होगा। 1 महीना है पूरे, जब से एग्जाम स्टार्ट है तब से। तो आपको खुद ये पे ध्यान पैर देना में चाहिए। उंगली से ऐसे दबाने पे धंस जा रहा है पूरे। सूजन हो रहा है ना? हाँ। सुबह सुबह आप अदरक वगैरह लाइक अदरक, हाँ। आप अदरक का सेवन कर सकते हैं, वो एंटी इन्फ्लामेटरी है। और ऑयलिंग वगैरह आप करते रहिए। समय, मैंने कहा था, समय जब भी मिले आप सूर्य नमस्कार और कुछ अनुलोम विलोम, ऐसी कुछ इजी चीज़ें करते रहिए, ठीक है ना। अभी हाँ, समय नहीं है, मुझे अभी पता स्टार्ट है। कर लेंगे 1 हाँ। तारीख से, अब खत्म हो गया। मैं हाँ आप लोगों को पता खत्म है, हो गया एग्जाम, 1 से स्टार्ट करेंगे। हाँ, मैं बस ये चाह रही थी ना, देखिए कि हाँ। अगर मैं क्लास लूँ, है ना, तो ही आप योगा करें। मैं ये नहीं चाह रही थी, अगर मैं रहूँ ना रहूँ, आप योग से अगर एक बार जुड़ गए तो मतलब जुड़ गए। कोई करवाने वाला हो, कोई बोलने वाला हो, तब हम करें, ये नहीं। मेरे बॉडी का नीड है ना। हम भले पैसा कमा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारा शरीर ही नहीं रहेगा स्वस्थ, तो क्या करें उस पैसे का? एक तरफ से कमा रहे, दूसरी तरफ से हम लुटा रहे हैं डॉक्टर्स के पास, दवाइयों में, इधर उधर। तो क्या ऐसे पैसे से हम क्या कर पाएंगे? कहीं ना कहीं हमारे को मानसिक असंतुलन हो जाएगा कि कमा रहे हैं और जा रहा है, कुछ भी सेविंग्स हो नहीं रहे हैं। तो हमारा मेन जो सेविंग है वो हमारा ये हेल्थ है। आपको सब कुछ पता था मगर आपने नहीं किया। मगर आप अब से कोशिश करना है कि आप कहीं भी क्यों ना जाएं, कितने भी अर्जेंट काम में क्यों ना रहें, 24 घंटा में अपने लिए आधा घंटा ज़रूर निकालेंगे और अभ्यास करेंगे किसी भी कंडीशन में। बस मैं ये चाहती थी। खैर, कोई बात नहीं, आप 1 तारीख से वापस से ज्वाइन करिए, आपका स्वागत है। और आज के क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। सभी आंख बंद करके एक बार ध्यान कर ले, 3 बार ओम का नाद करेंगे। शांति शांति शांति। चलिए, सभी को शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।